अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कहानी कनीज़ की 24वीं किस्त पेश है। गुज़श्ता 23वीं किस्त के आखिर में आपने सुना कि तशकरान के काशाना इब्राहिम से वापस होते ही उसके हुक्म के मुताबिक कनीज़ के लिए दिया गया लिफाफा बंद ख़त लेकर बदरुद्दीन जमीला बेगम के कोठे पर जाने के लिए घर से निकल पड़ा। अब आगे सुनिए कि वो इमारत के करीब पहुंचकर बालाई मंजिल पर जाने के लिए दबे कदमों जीने अबूर करके सीधे कनीज़ के कमरे में चला गया। वो उस वक्त अपने कोर्स की किताबों के मुताले में मसरूफ़ थी। बदरुद्दीन को देखकर वो मुतहिर हो उठी, मगर वो कुछ बोलती या पूछती उससे कबल ही उसने राजदाराना तौर पर लिफाफा उसके सामने रख दिया और उल्टे पाँव मुजरा हाल में जाने के लिए बाहरी राहदारी में दाखिल हो गया। कुरैशा बानो उस वक्त किचन में रात का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। उधर मुजरा हाल में कशिश बानो 2 गज़लें पेश करके दम लेने के लिए बैठी ही थी कि बदरुद्दीन अंदर दाखिल हुआ और मुश्तरका तौर पर अस्सलामु अलैकुम कहता हुआ कॉर्नर में अपनी खाली जगह की जानिब बढ़ा तो कई लोगों ने मुस्कुराकर वालेकुम अस्सलाम कहा और तब जमीला बेगम पान बनाती हुई मुस्कुराकर बोली, खुश रहिए बद्दू मियाँ, आपकी मसरूफियत आपके खैरखाहों की तस्कीन का सबब है। जवाबन बदरुद्दीन धीरे से हंसकर बोला, इसमें सरे फहरिस्त आप मोहतरमा का नाम ज़रूर दर्ज होगा। जमीला बेगम धीरे से हंसी, यकीनन, क्योंकि आपके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं, लिहाजा उसका शुक्रिया अदा करते बनता है। जमीला बेगम ने जवाबन कहा था, लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आई कि उसका इशारा किसकी जानिब था, अल्लाह की जानिब या कि बदरुद्दीन की हालात बदलने वाले मुआवनकार की जानिब। बहरहाल किसी ने उसके इशारे की वजाहत तलब नहीं की थी। दूसरी जानिब कनीज़ ने जल्दी से लिफाफा चाक किया और ख़त देखकर बेख्तियार मुस्कुरा पड़ी, उसे चूमा और पढ़ने लगी, मेरे यादों की हंसी ताजमहल, सलाम दुआएं। फिर वही कहूँगा कि मैं तो क्या, कायनात आलम की हर शय अपना सलाम आप पर भेजें और अपनी दुआओं से नवाजती रहें ताकि हर तकलीफ़ बला से सदा दोनों बहनें महफूज रहो। मज़ीद अर्ज़ करूँगा कि काश तुम मेरी दुनिया से दूर ना होती, लेकिन अफसोस के मसलहतन ताख़ीर खुद मुझसे ही हो रही है। क्या बताऊँ कि दिन भर कोर्ट कचहरी व अदालतों की मगजमारी के बाद जब मस्कन पर आकर पुरसकून होता हूँ तो बवक्त ख्वाब शब की तन्हाई में तुम्हारी यादें दिल को सहर अंगेज़ एज़तराब व बेचैनी से भर देती हैं, जिसे बर्दाश्त करने की सूरत में लम्हों बीत जाते हैं। दर्ज बाला सतर को पढ़ते हुए कनीज़ के दिल में एक हुक सी उठी और आंखें भर आईं। वो अपने गाल पर हथेली रखकर लम्हों कुछ सोचती रही। दरअसल वो अफसुर्दा हो उठी थी। फिर दुपट्टा के पल्लू से आंखें पोंछा और मज़ीद ख़त पढ़ने लगी। लिखा था, आज शाम 5 बजे जब मैं घर वापस आया तो रहीम चाचा ने फ़ौरन आपका ख़त देते हुए कहा कि दीपा आई थी, बोल रही थी कि बीबी मालकन कॉलेज से पढ़ाई करके निकली तो ये पत्र अर्जेंट कहकर मुझे दिया है काका जी, जिसे मैं फ़ौरन पहुंचाने आ गई हूं। छोटे सरकार के आते आते याद से उन्हें फ़ौरन दे देंगे। सो मैं उस वक्त से लिए बैठा हूं। अब हुजूर देखें कि छोटी मालकिन ने क्या लिखा है, वो कैसी और किस हाल में है, मुझे भी बताएंगे सरकार। मैं उसी जगह खड़े खड़े आपका ख़त पढ़ने लगा, जिसमें आपने बद्दू भाई से मुलाकात और उनकी शादी की खबर सुनकर उनके तासुरात का जिक्र किया है। ख़त पढ़ते हुए मेरे चेहरे के तासुरात देखकर रहीम चाचा ने इत्मीनान की सांस ली है और बोले हैं, अल्लाह का शुक्र है, अब जान में जान आई। मैंने हंसते हुए उनकी जानिब देखा। वाकई अर्जेंट पत्र का नाम सुनकर वो किस कदर परेशान थे। मैंने एक लम्हा को सोचा कि मेरे अब्बू जान व दादा हुजूर के मुलाजमीन भी आपके लिए कितने फ़िक्रमंद रहते हैं। खैर, मैंने फ़ौरन गुस्ल किया और रहीम चाचा के दिए हुए नाश्ता चाय को खाकर फ़ौरन मार्केट निकला। होने वाली भाभी मोहतरमा नूर आयशा खातून के लिए चंद जोड़े कपड़े, सोने की एक अंगूठी और मेकअप के मुख्तलिफ सामानों के साथ तोहफे के लिए मिठाइयाँ पैक कराई और अब काशाना के लिए निकल रहा हूँ, ताकि तमाम तर सामानों के साथ खाला भी कल अपनी होने वाली बहू को देखाएं। मुमकिन है आप और आपकी आपी मेरे फेल से ज़रूर ही मुत्तफिक होंगी। अब मैं इस ख़त को बद्दू भाई की मार्फत आपके पास भेजूँगा ताकि आप कुरैशा भाभी को हिदायत कर सकें कि वो कल
किसी के घर काम करने न जाएं, उन्हें घर पर मौजूद रहकर खाला भी का इंतज़ार करना है। मेरी हिदायत के मुताबिक वो सुबह के 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगी इंशाअल्लाह। अब आगे आप दोनों बहनें उन दोनों की शादी के लिए जो तारीख़ मुकर्रर करेंगी, इंशाअल्लाह मैं उस पर अमल करने की कोशिश करूँगा। दोनों ही फ़रीक़ैन के लिए मेरा माली ताउन पेश होगा। सिर्फ हुक्म सुनाकर देखिए। बाकिया मंदुल मुलाकात, आप लोगों का ही अरमान व जुस्तजू। वाकई तशकरान इब्राहिमी कितनों का अरमान व जुस्तजू ही तो था। कनीज़ ज्यों ही ख़त से फारिग हुई, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी, लिहाजा फ़ौरन वो ख़त को दुपट्टा में छुपाने की कोशिश करने लगी थी कि कुरैशा गेट पर आ गई। क्या छुपा रही हैं मेरी लाडली रानी? कनीज़ मुस्कुराकर कुर्सी से उठती हुई बोली, मैं तो डर ही गई थी भाभी, सोचा अम्मी जान तो नहीं आ गई। कुरैशा ने कहा, वो अभी महफिल छोड़ कर कैसे आएंगी? जवाबन कनीज़ बोली, मुसीबतें पूछ कर आती हैं क्या? कुरैशा हंस पड़ी, हाँ ये तो है बीबी। एक तवील सांस लेकर वो मजीद बोली, छोटे सरकार का ख़त है क्या? हाँ भाभी, उनका ही ख़त है। कुरैशा ने इल्तिजा अमेज लहजे में कहा, मुझे नहीं सुनाएंगी? क्या लिखा है आपको उन्होंने? कनीज़ के होठों पर बेबस मुस्कान आ गई। उसने कहा, सरकार को मुझे जो लिखना था वो लिखे ही हैं, मगर उनकी तहरीरें आपके मतलब की भी हैं भाभी। पढ़ती हूँ, सुन लीजिए। चुनांचे वो ख़त पढ़कर सुनाने लगी तो मजमून सुनते हुए कुरैशा की कई बार मुस्कुराई भी और कई बार उसे झुरझुरी भी आ गई। उसने हाथों पर अपना आंचल फैलाकर अल्लाह से उनके लिए दुआएं की और बोली, मैं कल कहीं नहीं जाऊंगी बीबी, मगर काश के लम्हा भर के लिए वो भी तशरीफ़ ले आते। फ़िलहाल तो ये मुमकिन नहीं है भाभी, मगर आप इत्मीनान रखें, वो खुद आएँ या न आएँ, मगर आप लोगों के लिए उनका ताबुन पेश होगा। बारसूरत अगले ही लम्हे कशिश मुजरा ख़त्म करके जब कमरे में आई तो फ़ौरन कपड़े तब्दील किए, मेकअप उतारा और गुस्ल खाने में चली गई। जब वापस आई, कनीज़ पर गहरी नज़र डालते हुए हौले से मुस्कुरा कर बोली, क्या बात है, बिल्कुल सुस्त देख रही हूँ। कनीज़ के होठों पर फीकी मुस्कान आई और दम तोड़ गई। वो बोली, यूं ही कुछ सोचती रही थी आपी, इसलिए जहन में थकावट सी महसूस हो रही है। कशिश ने कहा, अरे बाप रे, क्या सब सोचती रही है मेरी जान कि इसी उम्र में जहनी थकान महसूस कर रही है? कनीज़ ने फ़ौरन तकिया के नीचे से लिफाफा निकाल कर उसे थमा दिया। उसने फ़ौरन कनीज़ को मानीखेज़ निगाहों से देखा और फ़र्श पर लुढ़कती हुई उसकी निगाहें तहरीर पर रेंगने लगी। इब्तदा में तो उसके होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहटें तैरती रहीं, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे मुहज़ गमगीन वो उदास ही नहीं हुए, बल्कि उसकी आंखें भी भर आईं। उसने ख़त समेत लम्हा भर के लिए अपने हाथों को अपने सीने पर इस तरह गिरा लिया जैसे वो बेजान हो चुके हों, और जो ही पलकें बंद किए, आंसुओं के 2 कतरे उसकी आंखों से निकलकर कनपट्टी पर फैल गए। कनीज़ उसे देखती रही थी कि उसने आंखें खोली और अफसुर्दा बैठी कनीज़ को देखकर बोली, किस कदर तड़प रहे हैं वो, मगर कसूरवार कौन है? अल्लाह ही बेहतर जाने मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। हम लोग तो बेअख्तियार व बेबस हैं। उसने कई बार लंबी लंबी सांसें ली और दस्ती तौलिया से आंखें पोंछकर फिर से ख़त पढ़ने लगी। फारिग हुई तो ख़त को तह करके लिफाफा में रखा और कनीज़ से पूछा, सरकार की हिदायत से कुरैशा भाभी को आगाह कर दिया है? कनीज़ ने फ़ौरन कहा, हाँ आपी, वो पूरे जोश व खरोश में है। उसी असरा जमीला बेगम कनीज़ को आवाज़ देती हुई कमरे में दाखिल हुई। तब तक कशिश ने फुर्ती से लिफाफे को अपने तकिया के नीचे छुपा लिया था। जमीला ने कहा, बेटी कल सुबह का नाश्ता और दिन का खाना दोनों बहनों को खुद ही बनाना होगा, क्योंकि कुरैशा नहीं आएगी। कह रही थी उसके यहाँ कल उसकी बहन को देखने कोई मेहमान आ रहे हैं। कनीज़ ने हैरत जाहिर करते हुए पूछा, कहाँ से आएंगे मेहमान अम्मी जान? मैंने पूछा तो वो बोली कि बाद में बताऊंगी खाला। कशिश ने पूछा, वो चली गई क्या? हाँ बेटी, वो चली गई। कशिश का जवाब देते हुए जमीला बेगम ने दीवार घड़ी देखा और बोली, 11:15 बज चुके हैं, अब तुम लोग भी खाना खाकर आराम करो। खा लेती हो अम्मी जान, आप फिक्र न करें। ठीक है कहती हुई वो वहाँ से वापस अपने कमरे की जानिब चली गई थी। बारसूरत तशकरान की हिदायत के मुताबिक दूसरे दिन तकरीबन 10 बजे हुस्ना बेगम पड़ोसी कफील अहमद की वालदा को साथ लेकर बजरिया रिक्शा अपनी होने वाली बहू के घर पहुंच गई। इन दोनों के पहुंचते ही मोहल्ले पड़ोस की चंद खातीन और लड़कियां भी कुरैशा वालों के घर पहुंच गईं।
सभी को इस रिश्ते का सुनकर बेहद सुकून और खुशियां महसूस हुई। दोनों बहनों ने तो अपनी मेहमानों को जैसे पलकों पर बैठा लिया था। कुरैशा के साफ सुथरे बेटा बेटी हुस्ना बेगम के बगलगीर बने रहे थे। चाय नाश्ता हुआ और कोई 1 घंटा बाद ही हुस्ना भी वापसी के लिए तैयार हो गई। एक नई व नायाब खुशी के सबब हुस्ना बी के जिस्म में लर्जिश सी हो रही थी। कुछ यही कैफियत कुरैशा व नूर आयशा की भी थी, क्योंकि उनके घर किसी मोहसिन व मोहसिना की बदौलत जल्द ही एक अहम फर्ज की अदायगी होने जा रही थी, जो दोनों खातीन यानी हुस्ना बेगम व कुरैशा बानो के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। कुरैशा को उन्हें दोपहर का खाना खिलाकर ही रुखसत करने की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन हुस्ना बेगम ने कहा, बेटी ये भी हमारा ही घर है। दरअसल बदरुद्दीन फल बेचने निकला है, वो कहीं भी होता है बवक्त ज़ोहर खाना खाने घर ही आ जाता है। कल शाम वो 1 सेर बेहतरीन गोश्त ले आया था। माँ बेटा कितना खाती? निस्फ सालन बचा हुआ है, जाऊंगी तो उसके आने तक चावल बना लूँगी। एक पड़ोसन ने मुस्कुरा कर कहा, अब इंशाअल्लाह जल्द ही आपको खाना बनाने की जहमत से निजात मिल जाएगी। हुस्ना बेगम जल्दी से बोली, नहीं जीवान, मैं बरसों अपनी बहू को चूल्हे चक्की की हवा भी नहीं लगने दूंगी, जब तक मेरी आंखें इन्हें देख देख कर पूरी तरह आसूदा न हो जाएं। चंद माह कबल तक तो मैं मरी जा रही थी, लेकिन हमारे बाबू सरकार फरिश्ता रहमत बनकर नाजिल हुए और मौत की जानिब तेजी से बढ़ती जा रही हुस्ना बेगम को सेहतमंद जिंदगी के करीब कर दिया। अब तो मैं कुश्ती भी लड़ सकती हूँ और अच्छों को पछाड़ दूंगी। फिर क्या था, वहाँ मौजूद सभी खातीन और लड़कियां हंसते हंसते बेहाल हो गई। नूर आयशा को हंसी बर्दाश्त नहीं हुई तो कमरे में भाग गई। बहरहाल कुरैशा वो मोहल्ले पड़ोस की खातीन और लड़कियां नूर आयशा के लिए लाए हुए खूबसूरत मलबूसात देखकर अशश कर उठी थी। चलते वक्त हुस्ना बी ने अपनी बहू को चोली घाघरा जेब तन करवाकर अंगूठी पहनाई और 551 रुपये उसकी मुट्ठी में दबा दिया। दोनों बच्चों को भी 50-50 रुपये दिए और हंसी खुशी दोनों खातीन बजरिया रिक्शा वापस लौट गईं। अगरचे कफील की माँ को बदरुद्दीन की किस्मत पर रश्क हो रहा था, तो दूसरी जानिब कुरैशा व नूर आयशा को छोटे सरकार व कनीज बीबी पर इस कार खैर की अंजाम दही पर फख्र हो रहा था, जो दोनों खातीन यानी हुस्ना बी व कुरैशा बानो के लिए किसी करिश्मे से कम नहीं था। कहने को तो टोले पड़ोस में शुरफाओं व उमराओं की कमी नहीं थी, लेकिन किसी भी बंदा खुदा को कुरैशा व नूर आयशा की बेबसी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन एक तवाइफ ख़ानदान की नेक व पाकीज़ा लड़की अपने सच्चे व नेक दिल आशिक को उस मफलूकुल हाल लड़की और निकम्मे लड़के की ज़िंदगियों का एहसास दिलाया, तो उस जवान ने, जो रईसों का रईस था, इस कार खैर को अपनी ज़िंदगी का एक अहम फ़र्ज समझकर उसकी अंजाम दही पर आमादा हो गया था। हुस्ना बेगम का रिक्शा सीधी सड़क पर दूर जा चुका था, लेकिन कुरैशा व चंद खातीन उसे जाते हुए देखती रहीं, तो उसके कुरैशा के दिमाग में यही सब कुछ बातें चलती रहीं। लिहाजा वो यकायक जज्बात से मगलूब होकर सिसक उठी। खातीन मुतहर हो उठी और फौरन उसे संभालने लगी। उसके अचानक इस तरह सिसक उठने का सबब काफ़ी हद तक खातीन समझ चुकी थी, लिहाजा उन्होंने अल्लाह की मर्जी व रज़ा का हवाला देते हुए उसे समझाती हुई घर ले आई। उसी आशना एक खातून ने पूछा, बेटी कुरैशा, वो नूर आयशा की सास ने जिस फरिश्ता रहमत की बात कही वो हमारी समझ में नहीं आई, तुम्हारी समझ में तो उनकी बातें ज़रूर ही आई होंगी। कुरैशा ने अफसुर्दा लहजे में कहा, हाँ चची जान, आप लोगों की समझ में भी उनकी बातें आ जाएंगी, बस कुछ दिनों की बात है। मैं फ़िलहाल कुछ बताने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो अगर किसी की कोई इमदाद व मेहरबानी करते हैं तो वो गुमनाम ही रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनका नाम मुश्तहर हो। आज बदरुद्दीन क़ादरी की बदलने वाली हालात, उन्हें मिलने वाली मेहनत व मशक्क़त करने की हिदायत व तलक़ीन और हर मुमकिन ताउन की जहाँ से फरावानी नसीब हुई है, वहीं से हमारी नूर आयशा की शादी के लिए भी पूरी सबील पैदा हुई है। अल्लाह उन्हें सेहतमंद लंबी उम्र दे। जवाबन बैक वक्त सभी खातीन और लड़कियां बुदबुदाईं, आमीन। और तब एक मोमिना खातून ने कहा, जो भी हो, अब्दुल कादिर का बेटा यानी नूर आयशा का होने वाला शौहर अपने बाप की तरह लुच्चा लफंगा नहीं है। लड़का बड़ा शरीफ और खुश मिजाज है। मुझे ये रिश्ता दिल से पसंद है। ज़ईफ़ा के अल्फाज के साथ ही नूर आयशा एक बार फिर
ट्रे भरकर चाय ले आई और सभी चाय पीने में मसरूफ़ हो गई थीं। बासूरत वो घड़ी भी आ ही गई, यानी 11 सितंबर की वो शाम जिसमें बदरुद्दीन कादरी की बारात मैं बाजे गाजे के 51 बारातियों के साथ काशाना इब्राहिम से निकलकर दुल्हन नूर आयशा बिनते शेख समी अहमद मरहूम के घर की जानिब बढ़ने लगी। किराए की कार को रंग बिरंगे फूलों से सजाई गई थी, जिसमें दूल्हा बदरुद्दीन और उसके 3-4 खैरखा मौजूद थे, लेकिन खुद बदरुद्दीन और उसकी माँ हुस्ना बेगम को अंदर ही अंदर छोटे सरकार की गैर मौजूदगी का बेहद दुख था। वो इस शादी में दोनों जानिब की तमाम तर जिम्मेदारियों को अपना फ़र्ज समझकर खुफिया तौर से निभाने के बावजूद खुद शरीक नहीं हो सका था। सुनने में आया था कि ऐन मौके पर दादा हुजूर हज़रत इब्राहिम सरकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, लिहाजा बाखबर होते ही वो डॉक्टरों की टीम को लेकर जलालपुर चला गया है। और ये बातें इधर सिर्फ हुस्ना बेगम व बदरुद्दीन को और उधर कुरैशा व नूर आयशा को बजरिया कनीज़ के ख़त से पता चली थी, लेकिन ये खबर सच नहीं थी, बल्कि कनीज़ व कशिश ने उसे इस तकरीब में शिरकत करने से मना कर दिया था। अब अल्लाह जाने इसमें कनीज़ व कशिश की क्या मसलहत थी। वो उस वक्त फार्म हाउस वाले मकान पर आराम फरमा था। बहरहाल बारात कुरैशा के दरवाजे लगी। भोज का बेहतर इंतज़ाम था। बारातियों के अलावा महल्ले के तमाम गरीब अमीर मदऊ थे और सभी बेहद खुश थे। जो भी इंतज़ामात थे वो खुफिया तौर पर कनीज़ व कशिश के मशवरे से हो रहे थे। बवक्त शब 9:30 बजे बाद नमाज इशा बदरुद्दीन कादरी इब्ने अब्दुल कादिर मरहूम व नूर आयशा बेगम बिनते शेख समी अहमद मरहूम का निकाह हुआ। उसके फ़ौरन बाद खाना पीना हुआ और 11 बजे शब दुल्हन नूर आयशा रुखसत होकर काशाना इब्राहिम पर आ गई। वाज़ेह हो के जमीला बेगम कनीज़ फातिमा व कशिश बानो कुरैशा के यहाँ 3 घंटे तक मौजूद रहीं, लेकिन जब दुल्हन की रुखसती हुई जमीला बेगम अपने मस्कन पर वापस लौट गई। लेकिन कनीज़ व कशिश की ख्वाहिश के मुताबिक सख्त हिदायत व नसीहत के साथ जमीला बेगम ने दोनों बहनों को दूल्हा दुल्हन के साथ काशाना इब्राहिम पर 1 घंटा के लिए जाने की इजाज़त दे दी थी। जमीला बेगम को हैरत थी कि महज 2 दिन कबल उसे एकाएक दूल्हा दुल्हन की जानिब से शादी का दावतनामा ज़रूर मिला, लेकिन दोनों ही फरीक़ैन ने कभी इससे कोई राय मशवरा नहीं किया था और न उस रिश्ते का ही कभी किसी ने कोई जिक्र उसके सामने किया था, जिसका उसे कुछ न कुछ अफसोस था। दूसरे दिन की शाम 7 बजे छोटे सरकार अपनी घोड़ी से काशाना पर पहुँचे तो उस वक्त टोले पड़ोस के बेशतर अमीर व गरीब घराने की खातिन व लड़कियों की मौजूदगी में आंगन के किनारे लगाए गए फर्श पर दुल्हन को सजी संवरी हालत में हुस्ना बेगम ने बैठा रखा था और सभी इर्द गिर्द बैठी खुशगपियों में मसरूफ़ थीं कि यकायक बाहर से घोड़ी के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी तो सभी चौंक पड़ी। कुरैशा भी उस वक्त अपने दोनों बेटा बेटी के साथ वहाँ मौजूद थी। बदरुद्दीन तेज़ी से बाहर निकला। तस्लीमात अर्ज़ है हुजूर, यतीम की तरह बाहर ही क्यों खड़े हैं? उसकी बातें सुनकर अंदर खातिन व लड़कियाँ और बाहर तस्करान हंस पड़े। बदरुद्दीन ने पूछा, बड़े सरकार कैसे हैं? तस्करान ने कहा, अल्लाह का करम है बद्दू भाई, अब ठीक है। तस्करान अपने अल्फाज के साथ ही अंदर दाखिल हुआ। ताक़ुब में बदरुद्दीन पेश था। हुस्ना बेगम जो खातिन और लड़कियों के करीब से उठकर शहर में आन खड़ी हुई थी, तस्करान से लिपट कर रोने लगी। कुरैशा फ़ौरन करीब आ गई और उसके होठों पर हथेली रखकर बोली, ऐसे नहीं रोते खाला जान, बड़े सरकार की तबीयत अचानक ख़राब नहीं होती तो बाबू कतई गैर हाजिर नहीं होते। उधर लड़कियों ने दुल्हन का लंबा घूंघट गिरा दिया था। हुस्ना बी के चुप होते ही तस्करान ने निगाहें बुलंद करके माहौल पर नज़र डाला और नहायत ही प्यार और अदब से सबों को सलाम किया। लड़कियां तो लड़कियां, बेशतर खातिन भी उठकर खड़ी हो चुकी थी। खैरुल निसा यानी कफील की वालदा ने खातिन और लड़कियों को पहले ही खुसुर फुसुर करके तस्करान के बहैसियत बैरिस्टर होने के मुतारुफ कर दिया था और सभी फटी फटी आंखों से तस्करान को देख रही थी। हुस्ना बी ने कहा, भाभी को नहीं देखेंगे? तो क्या मैं बद्दू भाई को देखने आया हूँ? औरतें व लड़कियां हंस पड़ी और मियाँ बदरुद्दीन उसके ताक़ुब में खड़े मुस्कुराते रहे। तब कुरैशा ने साहब का बाजू पकड़ा और आंगन में दुल्हन के फर्श के करीब ले जाकर कुर्सी करीब कर दिया। वो जो
जो ही बैठा था कि एक जवा उम्र हसीन लड़की जो चंदवाड़ा के ही एक पेशकार साहब की बेटी थी, दुल्हन के करीब बैठती हुई बोली, मुंह दिखाई निकाल लीजिएगा बैरिस्टर साहब। तस्करान चौंका, आपने तो पहले ही से सब कुछ पता कर रखा है कि मैं कौन हूँ। लड़की बोली, सब कुछ तो नहीं, लेकिन अब जो बाकी है उसका पता भी लगा ही लूँगी ना। बोलिए, घूंघट उठाऊँ? आप तैयार हैं? तस्करान प्यार के अंदाज में धीरे से हंसा और करीब खड़े बदरुद्दीन से बोला, कनीज के जीन बैग से कनीज के जीन बैग में एक डब्बा है, निकाल कर ले आइए। बाप रे, अब ये कनीज कौन है? बदरुद्दीन जाते जाते पलट कर बोला, हुजूर की घोड़ी का नाम कनीज है। सभी मुस्कुरा पड़ी और बदरुद्दीन तो यूं गया और यूं आया। उसके हाथ में बड़ा सा सुर्ख डब्बा था। तस्करान ने कहा, हाँ तो अब आप घूंघट उठा सकती हैं। लड़की हंसती हुई शरारतन बोली, मैंने नूरीबाजी का घूंघट उठाने की बात कही है साहब जी। तो मैं भी कहाँ आपको अपना घूंघट उठाने के लिए कह रहा हूँ, आप तो वैसे भी पहले से ही बेनकाब हैं। उसकी बातें सुनते ही हंसी का सैलाब आ गया। मस्कुरा लड़की भी झेप कर हंसने लगी और दूसरे ही लम्हा उसने नूर आयशा का घूंघट उठा दिया। सबों की निगाहें तस्करान के चेहरे पर मरकूज थीं। उसने मुस्कुराकर दुल्हन के खामोश चेहरे को देखते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, बद्दू भाई मुबारक हो। बदरुद्दीन झेपते हुए बोला, छोटे सरकार का 1000 बार शुक्रिया, ये आपकी नवाजिश व करम ही तो है हुजूर। तस्करान सोखी से मुस्कुराकर मस्कुरा लड़की को देखते हुए बोला, जो भी हो, लेकिन लड़की प्यार के खीजे लहजे में बोली, लेकिन क्या, आपके मन में जो बात आ रही है उसे बोलिएगा भी। हाँ, क्यों नहीं। क्या आपको अपनी नूरीबाजी की नाक कुछ ज़्यादा ही मोटी दिखाई नहीं पड़ती? इतना सुनना था कि सभी खातीन व लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और दुल्हन नूर आयशा तो शर्मा कर जल्दी से अपना सर झुकाकर हंसते हंसते दोहरी हो गई। तस्करान ने बदरुद्दीन के हाथ से डब्बा लेकर खोला तो चैन लगा हुआ सोने का नहायत खूबसूरत लॉकेट देखकर सबों की आंखें चमक उठी। तस्करान ने लड़की की जानिब बढ़ाते हुए कहा, लीजिए पहना दीजिए। बिल्कुल नहीं सरकार, ये काम आपको ही करना होगा। तस्करान ने करीब खड़े बदरुद्दीन को देखा तो वो जल्दी से खिसक कर अलग हो गया। अजीब चक्कर है, कहता हुआ तस्करान डब्बे से लॉकेट निकाला तो लड़की ने पूरी तरह घूंघट हटा दिया और उसने लॉकेट उसके गले में पहना दी। बदरुद्दीन ने तालियां बजाई तो खातीन और लड़कियां भी शामिल हो गईं। हुस्ना भी और कुरैशा तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। माहौल में शांति आई तो लड़की ने प्यार से पूछा, आप अपना मुकम्मल तारुफ देना पसंद नहीं करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। सिर्फ इतना बता देना ही काफ़ी होगा कि मैं इब्राहिम सरकार का इकलौता पोता तस्करान इब्राहिमी हूँ। ओह गॉड, इतने बड़े इंसान मगर ज़र्रा बराबर रौनक तो खुद नुमाई नहीं। सभी उसके करीब से करीब तर हो चुकी थीं। तभी बदरुद्दीन ने कहा, अम्मी जान, छोटे सरकार के लिए। तस्करान ने फ़ौरन बात काटी, कुछ भी नहीं बद्दू भाई, बस एक कप लेमू वाली चाय पीकर फ़ौरन निकलूँगा। एक बड़े केस का इस्तगासा तैयार करना है। कुरैशा फ़ौरन चाय बनाने लगी और ख़ातीन तस्करान की ज़ात पर फ़ख्र का इजहार करने में मसरूफ़ हो गई थीं। यहाँ कहानी कनीज़ की 24वीं किस्त मुकम्मल हुई। बाकी आइंदा इंशाअल्लाह रहमान। अस्सलामु अलैकुम।